Good morning, students. Welcome to MMA. Malaka sir this side. Hope you all are doing well. I'm also fine. Thank you. चलो, let us start today's topic. आज हम लोग चर्चा करेंगे adverb clause या adverbial clause के ऊपर. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये समझ लेंगे. अच्छा, आशा करते हैं आपका जो मेरा हम लोगों का जो लास्ट क्लास था, लास्ट एक या दो क्लास आई थिंक ऑन एडवर्ब्स, दो या तीन क्लास होगा ऑन एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स के ऊपर जो लास्ट दो या तीन क्लास था, स्टार्टिंग फ्रॉम एडवर्ब, तो एडवर्ब के ऊपर जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. तो विद दिस होप आज हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज होता क्या है और इसका इसका इस्तेमाल कैसे होता है. व्हाट इज द यूसेज, how do we use and what are the functionalities of adverb clause, इसके ऊपर चर्चा करेंगे. फॉर्मेशन कैसे होता है इंटायर, आज एडवर्बियल क्लॉज खत्म करेंगे हम लोग. स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवर्बियल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, और खत्म करेंगे इसका पोजीशनिंग इन अ सेंटेंस, फॉर्मेशन, यूसेज, सारे चीज डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखिए एडवर्ब क्लॉज, तो इसका काम क्या होता है. जैसे सबसे पहले हम लोग चर्चा किए थे एडवर्ब, उसके बाद चर्चा किए एडवर्बियल फ्रेज के ऊपर. एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज के ऊपर चर्चा किए. तो लाइकवाइज एडवर्ब क्लॉज का भी काम सिमिलर टू एडवर्ब ही है. एडवर्ब का काम क्या था, देखिए एज द नेम सजेस्ट, an adverb clause, as the name suggests, is a clause that does all the functions of a normal adverb. जैसे एक एडवर्ब जितना भी काम करता था, जो भी उसका फंक्शंस था, जो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज था सेंटेंस में, वही सेम काम एडवर्ब क्लॉज भी करता है. तो one can identify an adverb clause by asking when, where, how, why and how often. जैसे एडवर्ब का था, जैसे एडवर्ब फ्रेज का था, वैसे ही एडवर्ब क्लॉज का है. तो अभी एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि भाई जब एक ही काम करता है, एडवर्ब एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब फ्रेज तीनों का काम अगर एक ही है, तो भाई तीन तीन पढ़ने की क्या दरकार है. एक पढ़ लेते, या तो फिर एडवर्ब या फिर एडवर्ब क्लॉज या फिर एडवर्ब फ्रेज, काम हो जाता भाई. बेसिक फंक्शनैलिटीज आर द सेम, बट अंतर तो है. एडवर्ब एक सिंगल वर्ड था, उसको हम लोग एडवर्ब बोलते थे, जो कि भाई वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता था. और उसको अगर क्वेश्चन करते व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई एंड हाउ ऑफन, तो आंसर मिलता. नेक्स्ट आ गए, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे एडवर्ब फ्रेज के ऊपर. तो एडवर्ब फ्रेज, अभी एक पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज में तो अंतर आपको पता है भाई. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्स टुगेदर एंड जो कि एक जगह होके वो क्या करता है, एक्सप्रेस अ मीनिंगफुल थॉट्स, एक मीनिंगफुल थॉट एक्सप्रेस करता है, तो ही जाके उसको एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं, मतलब फ्रेज बोलते हैं. अभी जो फ्रेज एज एन एडवर्ब काम करेगा उसको तो नाम देना है, क्योंकि उसका एक्टिविटी एज एन एडवर्ब है, तो उसको एडवर्ब बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे. और सिमिलर अभी आ गया क्लॉज. फ्रेज और क्लॉज में अंतर आपको पता है. फ्रेज सिंपल दो तीन चार, मतलब दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वर्ड जब आजू बाजू बैठ के एक मीनिंग एक्सप्रेस करता है, उसको फ्रेज बोलते हैं हम लोग. बट क्लॉज इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. और जो क्लॉज एडवर्ब की तरह काम करेगा, उसको एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज ही बोलना पड़ेगा. एक्टिविटी वुड बी सेम, बट फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज आर टोटली डिफरेंट. तो इसको समझना है, काम एक ही है. ठीक है. तो अभी जैसे एक एग्जांपल अगर देते हैं, बॉर्डर में दुश्मन लोग बैठे हैं,
तो दुश्मन लोगों को मारने के लिए हम लोग बहुत सारे वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन आर्मी बहुत सारे वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसको एक बुलेट से भी खत्म किया जा सकता है। तो चलो हो गया। उसको जरूरत पड़े तो भाई मिसाइल भी दागना पड़ सकता है, ग्रेनेड भी दागना पड़ सकता है। तो डिफरेंट वेपन्स आर देयर टू डिफेंड द एनिमीज। लाइकवाइज यहाँ पे भी अभी सारे, अब जो भी वेपन इस्तेमाल करें, पर्पस तो एक ही है, दुश्मन को खत्म करना। सिमिलर यहाँ पे आप एडवर्ब का इस्तेमाल करो, अभी एडवर्ब क्लॉज का इस्तेमाल करो या फिर एडवर्ब फ्रेज का इस्तेमाल करो, पर्पस एक ही है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड्स हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे एडवर्ब, कहीं पे एडवर्बियल फ्रेज, कहीं पे एडवर्बियल क्लॉज। आशा करते हैं अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे व्हेन से अगर पूछताछ करते हैं तो ये क्या करता है, टाइम को दर्शाता है। अभी वेयर से अगर पूछताछ करते हैं तो ये प्लेस को दर्शाता है। लाइकवाइज हाउ, ये मैनर को दर्शाता है। लाइकवाइज व्हाई, ये रीजन को दर्शाता है। लाइकवाइज हाउ ऑफन, ये फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। ये तो आपको पता ही है। अभी हम लोग क्लॉज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको देखना है। बाकी तो आप सारे चैंपियन को पता ही है क्या एडवर्ब है और क्या क्या एडवर्ब का प्रकार भेद है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। कहीं पे सेंटेंस के शुरू में करते हैं, कहीं पे बीच में करते हैं, कहीं पे एंड में करते हैं, तो सारे चीज रिपीट होने वाला है। द सेम थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड। जो एडवर्ब में पढ़े थे, जो एडवर्बियल फ्रेज में पढ़े थे, वही सेम चीज हम लोग एडवर्बियल क्लॉज में भी पढ़ेंगे। बट क्योंकि क्लॉज का फॉर्मेशन डिफरेंट होता है, क्लॉज इज अ डिफरेंट thing altogether, formation is absolutely different from a phrase or a simple adverb। तो इसलिए इसको देख लेना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए, एन एडवर्ब क्लॉज एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन और फ्रीक्वेंसी। एक एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, देखिए एग्जाम्पल लेने के बाद मैं इसको डिस्क्राइब भी करता हूं। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगा, कॉल करूंगा, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन आई रीच होम, ये हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि भाई क्लॉज किसको बोलेंगे। ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। व्हेन आई रीच होम, व्हेन आई रीच होम, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। तो क्लॉज किसको बोलेंगे, क्लॉज बेसिकली ये इट वुड बी मोर देन वन सेंटेंस, और जिसके बीच में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड हम लोग एक कंजंक्शन को या एक लिंकिंग वर्ड को बैठाते हैं, जिसको हम लोग जोड़ने के बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं आई विल कॉल यू, ये एक सेपरेट सेंटेंस है, एब्सोल्युटली मीनिंगफुल। और उसके साथ साथ आई रीच होम, ये एक सेपरेट सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये दोनों सेंटेंस आजू बाजू बैठ के, अगल बगल में बैठ के, दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ के नया एक मीनिंग तैयार कर रहा है, या फिर पुराने मीनिंग को और भी कंसोलिडेट कर रहा है। सिंपल, जैसे आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट फिर भी ये सेंटेंस बोलने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। क्यों करूंगा, कब करूंगा, दो क्वेश्चन तो आ गया। तो इसका आंसर दे रहा है ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। तो आई रीच होम ये कंप्लीटली सेपरेट सेंटेंस है, और ये इसके साथ जोड़ के, पहला वाला सेंटेंस के साथ जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिमांड कर रहा है
कि भाई कब करेगा कॉल, तो व्हेन से जोड़ दिए कि भाई जब मैं घर पहुंचूंगा तब मैं आपको कॉल करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका क्लॉज। दो या मतलब एक से अधिक जब हो जाएगा सेंटेंस, तो दोनों को या दोनों को जोड़ के नया एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। और ये जोड़ने वाला जो लिंकिंग, जो एडिसिव का काम करेगा, वो हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसको कहीं पे व्हेन लाना है, कहीं पे वेयर लाना है, अगर प्लेस को दर्शाना है तो वेयर लाना है, अगर मैनर को दर्शाना है तो हाउ लाना है, अगर रीजन को दर्शाना है तो वाई लाना है, फ्रीक्वेंसी को दर्शाना है तो हाउ ऑफन लाना है। तो बोलने का मतलब यह है क्लॉज, आशा करते हैं बेसिक आइडिया ऑफ क्लॉज इज क्लियर नाउ। तो क्योंकि ये क्लॉज टाइम को दर्शा रहा है और सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, मोर इंफॉर्मेटिव कर रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वी विल मीट वेयर द रिवर बेंड्स। देखिए वी विल मीट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, हम लोग मिलेंगे। और द रिवर बेंड्स, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। रिवर जहां पे, नदी जहां पे बांक ले रहा है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अभी ये दोनों को जोड़ रहा है कौन? वेयर। क्योंकि मिलने का जो स्थान है, हम लोग मिलेंगे। कहां मिलेंगे भाई? वेयर द रिवर बेंड्स, जहां पे रिवर बांक ले रहा है, नदी मोड़ ले रहा है। तो ये वेयर द रिवर बेंड्स, इट इज एक्टिंग, दिस पर्टिकुलर sentence is acting as the adverb clause। आशा करते हैं ये दो एग्जाम्पल से आपको क्लॉज और उसके साथ साथ एडवर्बियल क्लॉज का एक बेसिक आइडिया मिला है। अभी बाकी सारे जो एग्जाम्पल्स है, जैसे इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। जैसे शी सिंग्स सो ब्यूटिफुली दैट एवरीवन एडमायर्स हर, वो इतना अच्छा गाती है कि सब कोई उसको एडमायर करते। तो यहाँ पे देखिए दैट एवरीवन एडमायर्स हर, कि हर कोई उसको, उसका प्रशंसा कर रहा है या करता है। तो हाउ, मैनर, मैनर को दर्शा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। तो देखिए शी सिंग्स सो ब्यूटिफुली, वो इतना अच्छा गाती है कि, तो यहाँ पे सो दैट, ये जो क्लाइमेक्स क्रिएट हो रहा है ना, वो गाती है। अभी इतना अच्छा गाती है कि हर कोई उनका प्रशंसा में लीन है। तो ये इतना अच्छा, सो ब्यूटीफुली, तो सो दैट इट इज बेसिकली अ फ्रेज। ठीक है, तो इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, सो ब्यूटीफुली, सो केयरफुली। ठीक है, दैट, उसके बाद नया सेंटेंस, दूसरा क्लॉज आ गया। तो इस, ये जो बॉन्डिंग पैटर्न है या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन का जो पैटर्न है, इसको समझिए। और बहुत सारा एग्जांपल्स जब प्रैक्टिस कीजिएगा, एक के बाद एक फॉर्मेशन आपको अपने आप आना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही स्टेड इंडोर्स, वो घर के अंदर ही रह गए थे, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली, क्योंकि बाहर बहुत जोर का बारिश हो रहा था। तो बाहर बारिश हो रहा था, इट वॉज रेनिंग हेविली, बहुत जोर से बारिश हो रहा था, इसलिए वो इंडोर मतलब अंदर ही रह गए थे। तो बिकॉज, वाई मतलब रीजन, वो घर घर के अंदर था, तो क्यों था भाई? बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। उसके बाद देखिए आई एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे हेल्दी। आई एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे हेल्दी। ये देखिए, ये गलती से मैं जब ये पीपीटी बना रहा था, कि भाई एडवर्बियल फ्रेज भी इधर आ गया, ये एडवर्बियल फ्रेज भी इधर आ गया, एडवर्बियल क्लॉज के अंदर घुस गया। ये होना ऐसे चाहिए था
क्योंकि ये यहाँ पे ये एक सिंगल सेंटेंस है, और टू स्टे हेल्दी इज एन एडवर्बियल फ्रेज। इसको क्लॉज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, चलिए, जो होता है अच्छा होता है, फ्रेज से क्लॉज में कैसे कन्वर्ट होता है वो भी आज सीख लेंगे। आई एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे हेल्दी। अभी टू स्टे हेल्दी, टू इज अ प्रीपोजिशन, और उसके बाद टू स्टे हेल्दी, ये एक फ्रेज हो गया कंप्लीट। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूं, तो ये एक सिंगल सेंटेंस है, और टू स्टे हेल्दी इज अ फ्रेज, नॉट अ क्लॉज। अभी इसको फ्रेज से क्लॉज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पे मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, आई एक्सरसाइज एवरी डे। अभी यहाँ पे क्लॉज करने के लिए एक कंजंक्शन का दरकार है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन ही आएगा, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन ही आएगा। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, क्यों करता हूँ भाई, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, टू स्टे हेल्दी। तो सो दैट को लाएंगे, यहाँ पे सो दैट का एक्सप्लेनेशन दिया था ना, तो यहाँ पे सो दैट एक साथ बैठेगा। आई एक्सरसाइज एवरी डे सो दैट आई कैन स्टे हेल्दी। ठीक है, सो दैट आई कैन स्टे हेल्दी। इसको और एक तरह से कर सकते हैं, सो दैट की जगह मैं यहाँ पे बिकॉज भी बैठा सकता हूं, बिकॉज आई वांट टू स्टे हेल्दी। नया एक सेंटेंस का फॉर्मेशन भी हो गया, और बिकॉज या सो दैट से मैं इसको लिंक अप भी कर दिया, तो बन गया ये एडवर्बियल क्लॉज। आशा करते हैं ये फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, और कहीं पे समझने में दिक्कत आई हो तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा सुनिए, तो इट विल बी क्लियर। चलिए देखिए, एडवर्बियल क्लॉज मेक आवर सेंटेंसेस मोर मीनिंगफुल एंड कंप्लीट। तो ये एडवर्ब का काम है, सेम एडवर्बियल क्लॉज का भी काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा, जहां समझने में दिक्कत आएगा वहां पे रिवाइंड कीजिएगा, वीडियो को पीछे लेके दोबारा सुनिएगा, वॉइस को, एक्सप्लेनेशन को, तो समझ में आ जाएगा, और बाकी तो आपका मैं क्लियर कर ही दूंगा। चलिए अभी देखते हैं हाउ टू यूज एडवर्ब क्लॉज। ये तो समझ में आ गया कि भाई व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज, अभी इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके ऊपर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, फिर भी लेट अस डीप डाइव, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। एडवर्ब क्लॉज एज डिस्कस्ड अर्लियर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन, where, under what conditions, how, and why an action is taking place। समझ में आ रहा है, डीप डाइविंग किसको बोलते हैं। जैसे पहले भी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई समय, स्थान, काल, पात्र, कारण, ये सब पूछताछ करने के लिए एडवर्बियल क्लॉज का इस्तेमाल होता है। जैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे मिलता है, व्हेन, किस समय हुआ था, वेयर, कहां हुआ था, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस और अंडर व्हाट कंडीशंस, कौन सी कंडीशन में या कौन सी सर्कमस्टेंसेस में ये घटना घटित हुआ था। तो ये घटना घटित हुआ था, तो एडवर्बियल कंडीशन दर्शा रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन। नेक्स्ट, हाउ एंड व्हाई एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, मतलब कहां घट रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन डिटेल ये सारे चीजों के ऊपर, ये सारे चीजों के ऊपर चर्चा होता है। और ये आफ्टर, देखिए नीचे कुछ एक एग्जांपल्स, जैसे व्हेन, मतलब एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, टेल अस अबाउट टाइम, आई विल कम, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, ये रिपीटेड एग्जांपल है, तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। और उसके साथ साथ देखिए नीचे, थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, एडवर्बियल क्लॉजेस add more information to our sentences and make them more meaningful and interesting। ठीक है, चलिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
चलो, होपफुली आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिए हैं। अभी लेट अस प्रोसीड फर्दर। अभी एडवर्ब, जैसे एडवर्ब का पोजीशनिंग देखे थे, वैसे ही एडवर्ब क्लॉज का भी पोजीशनिंग देखेंगे। सेंटेंस में ये कहाँ कहाँ बैठ सकता है और कैसे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब का देखिए क्या बोलते हैं इसको, इसका दायरा जो है, इसका मतलब एरिया जो है, एरिया ऑफ एक्शन, ये बहुत वास्ट है। तो देखिए यहाँ पे दे ऑल्सो गिव द रीडर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सबको ये डिस्क्राइब करता है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। तो डिस्क्राइब देखते हैं, डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को कैसे डिस्क्राइब करता है ये देख लेते हैं। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव। शी वॉज हैप्पी बिकॉज शी ओन द प्राइज। तो शी वॉज हैप्पी, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, वो हैप्पी था बिकॉज शी ओन द प्राइस, क्योंकि वो उन्होंने प्राइस जीती थी। तो ये बिकॉज शी ओन द प्राइज, दैट इज द दिस इज द एडवर्ब क्लॉज। और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हैप्पीनेस को डिस्क्राइब कर रहा है। शी वॉज हैप्पी, हैप्पी इज अ, ये पर्टिकुलर सेंटेंस में हैप्पी एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि उसके कंडीशन को दर्शा रहा है। तो एक एडजेक्टिव को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई व्हाट इज द रीजन ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज शी वोन द प्राइज। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अभी देखेंगे डिस्क्राइब्स एन एडवर्ब, एक एडवर्ब को कैसे डिस्क्राइब करता है, एक एडवर्ब को कैसे डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है या आइडेंटिफाई करता है। चलिए लेट अस डीप डाइव। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एडवर्ब। शी runs fast even though he is tired. He runs fast even though he is tired. वो जोर से दौड़ रहा है, दौड़ता है, even though he is tired. वो टायर्ड है फिर भी इवन दो, ठीक है, फिर भी मतलब इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, वो जोर से दौड़ता है। तो देखिए वी रन्स फास्ट, ये क्या कर रहा है? ये फास्ट इज द एडवर्ब, क्योंकि ये रन्स को डिस्क्राइब कर रहा है। दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? जोर से दौड़ता है, फास्ट। और तो ये हो गया एक एडवर्ब, एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। भाई जोर से दौड़ता तो है, वो टायर्ड है फिर भी जोर से दौड़ता है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब दे रहा है, एडवर्ब को फर्दर बूस्ट अप कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एक एडवर्ब दूसरे एडजेक्टिव को तो करता ही है। अभी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, एन एडवर्ब क्लॉज begins with a subordinating conjunction like after, whether, if, because, although, even though, etc. ये बोलना ये चाह रहा है, जो कंजंक्शन के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दैट, ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ऑन द वेरी फर्स्ट स्लाइड, कि भाई एडवर्बियल क्लॉज क्या करता है। क्लॉज तो एक सेपरेट सेंटेंस होता है, तो मेन सेंटेंस के साथ ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसको जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब डिपेंडेंट रहता है ये मेन नहीं है, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इन जनरल आफ्टर, वेदर, इफ, बिकॉज, ऑल्दो, इवन दो, ये सारे और भी बहुत सारे हैं, देखेंगे एग्जांपल्स में। तो ये मुख्य तौर पे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए बोल रहा है एडवर्बियल क्लॉज स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, शुरू करता है
एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, ये तो होना ही है। ठीक है, मोर एग्जाम्पल्स देखिए आपके लिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दर्ज कर दिए हैं, इसको धीरे धीरे वन बाय वन नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक आधा एग्जाम्पल पढ़ता हूं। वी स्टेड इंडोर्स ऑल्दो इट वाज सनी आउटसाइड। हम लोग घर के अंदर ही रहे। एक एग्जाम्पल पढ़े थे ना कि भाई बाहर बारिश हो रहा था इसलिए हम लोग अंदर रहे। अभी यहाँ पे बोल रहा है इट वॉज सनी आउटसाइड, बाहर धूप बहुत था, एकदम सनी डे। ठीक है, कहीं पे क्लाउडीनेस का कोई जगह ही नहीं था, सनी था, बट फिर भी हम लोग घर के अंदर रहे। तो ठीक है, ये ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और दिस पर्टिकुलर पार्ट इट वाज सनी आउटसाइड, ये हो गया आपका एडवर्ब, एडवर्बियल क्लॉज जो कि यहां से चालू हो रहा है, ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। और अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। वी विल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर इज प्लीजेंट। ठीक है, हम लोग पिकनिक में जाएंगे अगर वेदर अच्छा रहा तो ये कंडीशन दे रहा है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। कौन से कंडीशन में पिकनिक में जाएंगे वो कंडीशन दे रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो एग्जाम्पल हम लोगों ने रीड आउट नहीं किए उसको वीडियो को पॉज करके, मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा नोट डाउन कीजिए। हर एक एग्जाम्पल आप ही के लिए है और हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट अस मूव अहेड। जो चर्चा कर रहे थे कि भाई जैसे एक एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब जैसे सेंटेंस के डिफरेंट लोकेशंस में बैठता है और डिफरेंट एक्टिविटीज करता है, लाइकवाइज एडवर्बियल क्लॉज भी या एडवर्ब क्लॉज भी सेम काम करता है। शुरू में भी बैठ सकता है, ये मिडिल में भी बैठ सकता है और ये अंत में भी बैठ सकता है। इसका असीम क्षमता है। ठीक है, देखिए शुरू में कैसे बैठता है। व्हेन इट रेन्स वी स्टे इनडोर्स, जब बारिश होता है हम लोग अंदर रहते हैं। तो शुरू में आ गया व्हेन इट रेन्स, शुरू में ही आ गया एडवर्ब क्लॉज, और उसके बाद आ रहा है मेन क्लॉज, वी स्टे इनडोर्स, दैट इज द मेन पोर्शन ऑफ द मेन सेंटेंस। और कंडीशन दे रहा है कि भाई जब बारिश होता है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जब बारिश होता है। अच्छा, इन द मिडिल, मिडिल में कैसे बैठता है, बीचों बीच। विल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर इज नाइस। ठीक है, इफ द वेदर इज नाइस, तो ये शुरू में देखिए मेन क्लॉज, और लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ये आ गया इफ द वेदर इज नाइस। तो ये एडवर्ब क्लॉज टेल्स अंडर व्हाट कंडीशन द एक्शन टेक्स प्लेस। And last but not the least, at the end, the adverb clause comes after the main clause. Example, we stay indoors because it was raining. हम लोग अंदर रहे क्योंकि बारिश हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये अंत में बैठा, अंत में बैठा tells us why the action takes place. So adverb clause add more meaning to our sentences by telling when, where, how, why and under what condition an action takes place. चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए अच्छी तरह से, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलो लेट अस मूव अहेड। अभी सेंटेंस के शुरू में जो, एक बार लास्ट स्लाइड में जाते हैं। जैसे यहाँ पे तीन पोजीशन इसका डिस्कस किया गया था कि भाई एट द बिगनिंग बैठ सकता है, ये मिडिल में बैठ सकता है, ये एंड में बैठ सकता है, ये उसके ऊपर इन डिटेल विथ अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स इन डिटेल चर्चा की गई। तो कुछ एक महत्वपूर्ण चीज जिसको आपको नोट डाउन करके रखना है और जिसको आपको याद रखना है लंबे समय तक। देखिए, when an adverb when an adverb clauses are used in the beginning of a sentence, it is usually followed by a comma. Adverb clause जब सेंटेंस के शुरू में बैठेगा तो इसके बाद एक कॉमा जरूर से आएगा, क्योंकि to make it separate from other part of the sentence. These clauses are often subordinate or dependent clauses and cannot stand on their own. ठीक है, तो point to be remembered, always use a comma
आफ्टर एन एडवर्ब क्लॉज एट द बिगनिंग। सेंटेंस के शुरू में अगर बैठता है तो ये खत्म होने के बाद एक कॉमा आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल बी एबल टू स्कोर गुड ग्रेड्स। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, क्यों इसको बोला गया कि भाई ये सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि देखिए ऑन देयर ओन इट कैन नॉट एक्सप्रेस द फुल मीनिंग। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठोर परिश्रम करते हैं तो क्या, without the rest part of the sentence it is incomplete, so it is subordinate or dependent clause which is dependent on the main clause, and it will be followed by a comma when we are placing it at the very beginning of the sentence. Understood? सारे examples kindly note it down one by one. चलिए let us move ahead. अभी देखेंगे कैसे सेंटेंस के मिडिल में, या बेटर टू से कि भाई शुरू में नहीं है, लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए adverb clause that appears in the middle of the sentence, adverb clause that appears in the middle of the sentence are enclosed within commas, and even if removed from the sentence lets sentence convey the meaning. क्या बोल रहा है भाई, ये तो सेंटेंस के मिडिल में बैठा है ना, तो इट विल बी एनक्लोज्ड, शुरू में भी एक कॉमा आएगा और इसके अंत में भी एक कॉमा आएगा, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट सेंटेंस का इट विल बी एज यूजुअल। जैसे पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, the sentence will still make sense even if the adverb clause in the middle are removed or is removed. क्या बोल रहा है, ये बेसिकली पोजीशन को दर्शाता है। ये सेंटेंस के बीच में बैठता है और इसके शुरू में और एंड में एक एक कॉमा बैठता है, और इसको अगर सेंटेंस से हटा भी देते हैं तो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंस। कैसे देखते हैं, माय कजिन्स though they told us that they would not come for the movie, they somehow made it. क्या बोल रहा है, my cousins, अभी यहां से कॉमा चालू हुआ, though they told us that they would not come for the movie, they somehow made it. तो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे काजिन जो है, देखिए ये पार्ट को अगर हटा भी देते या वाइप आउट भी कर देते, my cousins they somehow made it, तो इस बीच में जो क्या बोल रहा है, भले वो बोला था कि भाई हम लोग मूवी के लिए नहीं आएंगे, बट अंत में वो लोग मैनेज करके आ गए। तो ये शुरू और ये अंत, ये बीच का जो ये पोर्शन है, ये हो गया आपका मिडिल ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट एक सेंटेंस देख लेते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही रिमेंबर्ड आफ्टर ही लेफ्ट द ऑफिस दैट ही हैड नॉट सेंट द योडी रिपोर्ट। ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड नॉट सेंट द योडी रिपोर्ट। उसको याद था कि भाई उसने एंड ऑफ द डे वाला जो रिपोर्ट होता है वो भेजा नहीं है। बीच का ये जो पोर्शन, वो उसको कब याद आया, ऑफिस छोड़ने के बाद। तो ये आफ्टर ही लेफ्ट द ऑफिस, दैट इज द एडवर्ब क्लॉज, ये सेंटेंस के बीच में आया है। ऑल्दो इसको वाइप आउट कर देते हैं हम लोग, तो भी ये इट रिफ्लेक्ट्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंटेंस के अंत में कैसे ये बैठता है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, whenever adverb clauses are used at the end of a sentence, it doesn't demand or require any sort of punctuation. क्या बोल रहा है, जब कभी भी सेंटेंस के अंत में इसको बैठाते हैं तो ये कोई पंक्चुएशन डिमांड नहीं करता है, ये कोई पंक्चुएशन डिमांड नहीं करता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। Aaron was made to practice the song for the competition until he sang it perfectly. क्या बोल रहा है, अरुण was made to practice the song for the competition until he sang it perfectly. बोल रहा है कि कंपटीशन में अरुण को बैठना था और उस कंपटीशन में जो गाना उसको गाना था उसको वो प्रैक्टिस किया, जब तब तक प्रैक्टिस करता रहा जब तक उसको परफेक्टली वो गाना नहीं आया, तब तक वो प्रैक्टिस करते रहा। मतलब ये इज अ वेरी परफेक्ट गाय, जब तक परफेक्शन नहीं आता है तब तक वो गाना को, क्योंकि भाई उसको कंपटीशन में गाना गाना है, ऐसे दोस्ती यारी में तो नहीं गाना है, कंपटीशन में गाना है, इमेज की सवाल है। तो जब तक परफेक्शन नहीं आया तब तक वो प्रैक्टिस करता रहा। तो यहाँ पे देखिए अरुण वाज मेड टू प्रैक्टिस द सॉन्ग फॉर द कंपटीशन until he sang it perfectly. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, बट ये अंत में बैठा है, और क्योंकि ये अंत में बैठा है इसके आगे पीछे कुछ, लास्ट में तो पंक्चुएशन फुल स्टॉप आएगा ही आएगा, पूर्ण विराम,
बट शुरू में इसका कोई पंक्चुएशन की दरकार नहीं है। ये विशेषत्व है, ये स्पेशलिटी है। तो बाकी सारे जो एग्जाम्पल्स है इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार रिआइटरेट कर देते हैं। शुरू में जब बैठता है भाई ये एडवर्ब क्लॉज, तो जहां पे खत्म होता है इट इज फॉलोड बाय अ कॉमा, नंबर वन। नंबर टू, बीच वाला जो मिडिल मिडिल सेक्शन में जो बैठता है एडवर्ब क्लॉज, शुरू में भी एक कमा लेता है और अंत में भी एक कमा लेता है। और विदाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट, अगर जरूरत पड़े वो पार्ट को अगर हटा भी देते हैं तो भी द सेंटेंस गिव अ कंप्लीट सेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड में जब इसको बैठाते हैं तो लास्ट में तो जैसे पंक्चुएशन रहता है वैसे रहता है, बट इसके शुरू में जब ये क्लॉज शुरू होता है तो उसमें कुछ पंक्चुएशन की दरकार नहीं है। These are the three things to be remembered. I hope today's class was absolutely understandable to you all. कहीं पे कुछ डाउट्स है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके सुनिए, देखिए, समझ में आ जाएगा। और फिर भी कुछ डाउट रहे तो ये आपको डाउट क्लियर हो जाएगा जब आप वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक दिया हुआ रहेगा प्रैक्टिस सेट का, उसको जब कंप्लीट कीजिएगा तो वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाए तो यू कैन डायरेक्टली पिन मी, कमेंट मी, तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और शेयरिंग इज केयरिंग, ये वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्त रिश्तेदार में शेयर कीजिए, जिसको दरकार होगा, द स्टूडेंट्स हु आर इन नीड ऑफ दिस, उसको शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। और you should not score anything less than 85% in the practice session. चलिए मिलते हैं, till then take care and bye bye.